आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। साथियों, अभी शशांक ने जैसा कहा और मनीष ने जो बात बताई, ये पहली दफ़ा हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है। दरअसल ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आज सिर्फ हम इनकी जन्मदिन मनाने के लिए आए। हम लोग दरअसल उस डिस्कोर्स को देखना चाहते हैं, उस पूरी बहस को फिर से केंद्र में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो उस दौर में इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। दोनों को आप देखिए, वो दौर याद कीजिए। वो कौन सा दौर है जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले बच्चियों को लेकर के स्कूल के लिए निकल रही है। ये वो दौर है जहां पर कि बच्चियों का पब्लिक स्पेस में निकलना, औरतों का स्पेस से, घर के स्पेस से बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और जहां शिक्षा जैसा सवाल, जिसको कि अभी तक पुरुषों तक भी नहीं पहुंच पाया था, वहां पर वो अपने से लगभग 150 से 200 साल आगे की सोच करके चलती है और वो बच्चियों को लेकर के स्कूल जा रही हैं। जब वो स्कूल जा रही हैं तो वो क्या कह रही हैं? वो बहुत छोटी सी बातें कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आइए, पढ़िए, सीखिए, विचार करिए, ताकि आप इस देश को, इस समाज को, इस दुनिया को बेहतर बना सकें। ये डिस्कोर्स आप 19वीं सेंचुरी के एकदम लेट के दौर में देख रहे हैं। उस दौर की बात हो रही है और ये वही दौर है जब एज ऑफ कंसेंट बिल आता है। एज ऑफ कंसेंट बिल का मतलब था कि शादी की जो मिनिमम उम्र है वो कितनी तय की जाए। अंग्रेजों ने 1860 में 10 साल तय की गई थी बच्चियों की शादी की, लड़कियों की। ये वो दौर है जहां शादियां बच्चियों की लीगल एज बनाने के लिए 10 साल के लिए भी अंग्रेजी हुकूमत को मशक्कत करनी पड़ रही है। जब 1890 में फिर से एज ऑफ कंसेंट बिल में एज को और बढ़ाने की बात आई, अंग्रेजों ने कहा कि इसको 12 साल कर दिया जाए। तब सोचिए कि किस तरीके का विरोध हो रहा था। तिलक का नाम हमने सबने सुना है, बाल गंगाधर तिलक। उनकी पूरी राजनीति की शुरुआत इसी एज ऑफ कंसेंट बिल से शुरू होती है, जिसमें वो बच्चियों की शादी की उम्र जिस कानून से 12 साल की जानी थी, उस कानून के खिलाफ जाकर के वो धरना प्रदर्शन करते हैं, मोर्चेबंदी करते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये शादी की उम्र तय करने लगे अंग्रेज, या इस पर कोई कानून बनने लगे, तो जितने भी पुरुष हैं वो जेल में चले जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। और ये हमारी संस्कृति के, हमारा जो फैमिली का वैल्यू सिस्टम है उसके खिलाफ है। उस दौर में वो बच्चियों को स्कूल लेकर के जा रही हैं। वो सिर्फ उनके ऊपर जो कीचड़ फेंका जा रहा है, जो पत्थर फेंकर जा रहे हैं, वो सिर्फ कीचड़ नहीं है। उसको और भी आगे निकल करके जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कीचड़ दरअसल पिछले हजारों सालों की जो पैट्रियार्कल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर उनके ऊपर मारा जा रहा है। उनको किसी तरीके से रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो फिर भी जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चियों को एजुकेट करने का मतलब क्या है, लड़कियों को एजुकेट करने का क्या महत्व है और उससे कितनी सारी तब्दीली आएगी। और इसीलिए वो लगातार वहां जा रही है। इनके साथ में कौन है जो इस पूरी के पूरी प्रोसेस में उनकी मदद कर रही है? फातिमा शेख। उनको बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता। फातिमा शेख स्कूल के लिए जमीन प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल हेल्प दे रही है और उसके अलावा और तमाम तरीके का जितना असिस्टेंट हो सकता है वो तमाम तरीके का सहयोग वो माता फुले बाई जी को दे रही है। ये वो दौर है। एक मुसलमान महिला है, एक पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला है, लेकिन दोनों की दोनों तमाम तबकों की महिलाओं को एजुकेशन के लिए अपील कर रही है।
स्कूल ले जाने के लिए लगातार लड़ रही हैं। ये वो दौर है, और वो जो लड़ाई इन्होंने छेड़ी थी, उस लड़ाई का नतीजा है कि हम सब लोग यहां पर बैठ करके दिल्ली के कैपिटल, मतलब पूरे देश के कैपिटल में, एकदम उसके भी हार्ट में बैठ करके, कोर में बैठ करके यहां ये डिबेट कर रहे हैं। आप अपने कैंपस में जब जाकर के देखते हैं तो अपनी जो महिला साथियों को पढ़ते हुए आप देखते हैं, ये इन्हीं की बदौलत है। ये थे तो हम हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए पूरी नींव तैयार की थी और उसमें पत्थर की तरह जम गए। हम लोग उस पर इमारत खड़ी कर रहे हैं। उनको हम याद कर रहे हैं, उस दौर को याद कर रहे हैं, और उससे हम ये सीख रहे हैं कि हम अब आगे कैसे जा सकते हैं। हमारे साथी ने कहा हाशिए, हम हाशिए पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप मूल निवासी हैं, आप इसी देश के बासिंदे हैं, नंबर भले ही आपका कम हो, लेकिन कभी भी आप हाशिए पर नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा की, उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर कट कहा था कि हमें जो लोग माइनॉरिटी कहते हैं, हमें जो लोग आदिवासी जंगली कहते हैं, हम नंबर में भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन हम हाशिए पर बिल्कुल नहीं हैं। हां, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जरूर कम है, ये तय है, लेकिन इससे भी हम ये साबित नहीं होता कि हम हाशिए पर हैं। दरअसल डिस्कोर्स को वापस वहीं पर लाने की जरूरत है जिसके सेंटर में हम लोग थे, जिसके सेंटर में सावित्रीबाई फुले थी, जिसके सेंटर में जयपाल सिंह मुंडा थे। उसी जगह पर इस डिस्कोर्स को वापस लाने की जरूरत है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कल्चर, और चाहे हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर, वहां पर वापस से खड़े किए जाने की जरूरत है। जयपाल सिंह मुंडा पिछले 5-7 सालों में ही ये डिस्कोर्स लगभग मार्केट में, पूरे देश में आया कि जयपाल सिंह मुंडा आखिर है कौन। और इसकी पूरी शुरुआत होती है रिसेंटली, आजादी के बाद में। अगर देखें उनकी डेथ के बाद पिछले 50 सालों में, 2004 में जब उनकी बायोग्राफी लोवीर सेंड्रा के नाम से आती है, वो बायोग्राफी के नोट्स ऑक्सफोर्ड में थे, वहां से एक स्कॉलर इंडिया आती है और वो फिर उनका पता करती है भाई ये शख्सियत है भी कि नहीं है, ये कहीं फॉल्स तो नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कहीं कोई पूरे का पूरा जो नेशनल जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें कहीं नहीं है। और तब उनके वो नोट्स हिंदुस्तान आते हैं और यहां से उनकी बायोग्राफी आती है जिसका टाइटल रखा गया लोवीर सेंड्रा। अगर कुछ साथी झारखंड से होंगे तो लोवीर सेंड्रा का मतलब जानते होंगे। लोवीर सेंड्रा का मतलब बेसिकली ये है कि संथाली भाषा से ये शब्द लिया गया है। उसमें संथालियों के बीच में एक एनुअल फेस्ट होता है, एक वार्षिक उनका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें कि महिला पुरुष तमाम लोग बाहर आते हैं, घरों से निकलते हैं, जंगल जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, नाचते गाते हैं, और फिर वो मिलकर के सारे लोग मिलकर के कलेक्टिवली एक शिकार करते हैं, कोई भी शिकार करते हैं। तो वो जो कलेक्टिव शिकार की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है लोवीर सेंड्रा, और उन्होंने उसे अपनी बायोग्राफी का टाइटल बनाया, लोवीर सेंड्रा। और उसकी वजह यही थी कि उन्होंने जब अपने अंतिम दिनों में अपनी पूरी की पूरी जर्नी को एनालिसिस किया तो समझ में आया कि उनके साथ भी लोवीर सेंड्रा हुआ है, उनका भी घेर करके शिकार किया गया है। और वो शिकार क्या है वो पूरी जर्नी हम लोग समझ लेंगे। 3 जनवरी 1903 की पैदाइश हुई झारखंड के खूंटी जिले में। ये वो दौर है जब झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिरसा मुंडा के आंदोलन को लगभग 3 से 4 साल हुआ है। ये वही दौर है जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में गुंडाधुर का आंदोलन चल रहा है। ये वही दौर है जब और नीचे चले जाएंगे तेलंगाना की तरफ
तो कोमरम भीम की लीडरशिप में एक दूसरा मूवमेंट चल रहा है इसी जंगल का, और वहां से जल जंगल और जमीन का जो नारा है वो कोमरम भीम से निकल करके आता है। ये वही दौर है जिस दौर में इनकी पैदाइश है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, ये पूरा का पूरा आदिवासी तबका जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किससे बचा रहा है? वो दरअसल दो कैटेगरी के लोगों से बचा रहा है। एक अंग्रेजी हुकूमत से जो उस पर मालिकाना कब्जा करना चाहती है, दूसरा यहाँ के जो गैर आदिवासी हैं, खासकर के जो सामंत हैं या जागीरदार हैं या रियासतों के राजा हैं, उनसे बचाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आदिवासियों के बीच में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो नोशन है वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जो कलेक्टिवनेस है वो वहां पर एग्जिस्ट करती है। आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे रिसोर्सेज कलेक्टिव है, सोसाइटी के हैं, और सोसाइटी ने हमें हैंडओवर किए तो हमें अपनी अगली जनरेशंस को हैंडओवर करना है। और यही आइडिया था कि कहीं पर भी किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी ने कभी भी जमीन को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश नहीं की। और अंग्रेज और राजा महाराजाओं ने यही काम किए पूरे देश में। उन्होंने जमीनों को अपनी प्रॉपर्टी बनाया और उसी के खिलाफ ये पूरा का पूरा लड़ाई चला था। बाकी लोग कहां लड़ रहे थे? बाकी लोग लड़ रहे थे कि भाई विधान परिषदों में हमको हिस्सेदारी दी जाए, जो वायसराय की काउंसिल है उसमें हमको मेंबरशिप दी जाए, आईसीएस की परीक्षा हिंदुस्तान में करा ली जाए। यही लड़ाई चल रही थी ना। लेकिन आपके लोग क्या कर रहे थे? आपके पुरखे क्या कर रहे थे? वो जमीन बचा रहे थे, वो खेती किसानी बचा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो दूसरे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सत्ता में किसी भी तरीके से, वो चाहे अंग्रेजों की मदद से आए चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आए, वो सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी सत्ता में केवल। लेकिन आपके पुरखे, पूरा किसान आंदोलन का इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब आप ही के पुरखे मिलेंगे आपको। आदिवासियों के इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब आप ही के पुरखे हैं। उनमें से किसी ने जाकर के लड़ाई नहीं लड़ी कि वायसराय की काउंसिल में उनको मेंबरशिप मिल जाए या उनको वजीफा दे दिया जाए। किसी ने नहीं लड़ी। वो असल लड़ाई लड़ रहे थे, जिसे आप नेशनल मूवमेंट कहते हैं। हालांकि इतिहास की किताबों में नेशनल मूवमेंट का मतलब यह है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप में जो चल रहा था वही नेशनल मूवमेंट है। जो गांधी जी ने कह दिया वही नेशनल मूवमेंट है, जो नेहरू जी ने कह दिया वही नेशनल मूवमेंट है। लेकिन असल नेशनल मूवमेंट आपका जमीन पर चल रहा था और आपके पुरखे लड़ रहे थे। उस दौर में इनकी पैदाइश होती है। 1918 में इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाकर के इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में उन्होंने क्या किया? ग्रेजुएशन किया। फिर इकोनॉमिक्स से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। इसी दौरान खेल में भी तमाम तरीके की, चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो, उन तमाम खेल्स में भी वो अव्वल रहे। इंडियन हॉकी फेडरेशन, उस दौरान जो हिंदुस्तान के लोग या साउथ एशिया के जो लोग उस दौर में इंग्लैंड में या पढ़ रहे थे उस दौर में, उन सबको इकट्ठा करके हॉकी फेडरेशन बनाई और हॉकी खेलना शुरू किया। हॉकी के साथ साथ आईसीएस की परीक्षा भी दी, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा कही जाती है, इंडियन सिविल सर्विसेज, उस दौर में, और सबसे बेहतरीन नंबर्स के साथ। वाइवा में यहां तो 1 नंबर दिया जाता है, वहां पर 300 में से 300 नंबर के साथ वो वाइवा में सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आए थे उस दौर में, 1926 में। लेकिन कुछ समय बाद एम्स्टर्डम ओलंपिक्स हुए 1928 में, और जो हिंदुस्तान की टीम गई थी उसकी कैप्टेंसी उन्होंने स्वीकार की। एक गुलाम देश की टीम लंदन, एम्स्टर्डम पहुंची थी, नीदरलैंड पहुंची थी हॉकी खेलने के लिए, उसकी कैप्टेंसी जयपाल सिंह कर रहे हैं। और कैप्टेंसी और आईसीएस की परीक्षा के बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उन्होंने टाइम नहीं दिया, इन्होंने
रिजाइन कर दिया, आईसीएस की नौकरी को लात मार करके इंडियन हॉकी टीम की कैप्टेंसी एक्सेप्ट की और इंडियन हॉकी टीम को पहला गोल्ड मेडलिस्ट जो है गोल्ड मेडल दिला करके हिंदुस्तान लेकर के आए। हॉकी छोड़ करके जब हिंदुस्तान आए, मोहन बागान क्लब जिसको आप सब लोग जानते हैं वो इन्होंने बनाया, फाउंडर मेंबर है मोहन बागान क्लब। और उसके बाद फिर कुछ समय तक राजकुमार कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ उसमें प्रिंसिपल रहे, फिर अफ्रीका चले गए, वहां घाना में एक अचीमोता कॉलेज है उसके प्रिंसिपल रहे, फिर कुछ समय तक बीकानेर रियासत में जो है फॉरेन एडवाइजर रहे, कुछ समय जो हरि सिंह है हमारे जो कश्मीर रियासत है उनके बेटे हैं कर्ण सिंह, उनके ट्यूटर रहे हैं। और ये तमाम तरीके की पढ़ाई लिखाई के काम के बाद फाइनली 1939 में जनवरी में जाकर के वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई थी इन बिटवीन। उन्होंने खेले, पत्रकारिता की, खूब लिखा, खूब पढ़ाई की, खूब लोगों को पढ़ाया, लेकिन तब भी उन्होंने एक चीज रियलाइज की कि ये जिन लोगों को आदिवासी कहा जाता है उनकी अभी भी कहीं भी पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो असल सवाल है वो गायब है। बाबा साहब एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक बड़े तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं उस दौर में। गांधी नेहरू की लीडरशिप में एक लिबरल सेक्शन जो है, जो अपर कास्ट है, वो दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। आरएसएस की लीडरशिप में कुछ लोग अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तब इन्होंने जो है आदिवासियों की पॉलिटिक्स करना शुरू किया। अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष बने, कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे उसी के दौरान 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया और फिर 1946 तक आते आते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होने के नाते जो इनके भाषण है उनको सुना जाना चाहिए। उसमें से एक हिस्सा यहां पर लिखा हुआ है। जब संकल्प पत्र पेश किया गया नेहरू की तरफ से, उस संकल्प पत्र का यह हिस्सा है, यह भाषण यहां पर जो लिखा गया इस पोस्टर में। उसमें उन्होंने कहा था, जब नेहरू जी ने पेश करते हुए लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें कही, तब उन्होंने कहा था कि जो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो आप हमें कोई लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहे हैं। आपको लोकतंत्र हमसे सीखना होगा, आदिवासियों से सीखना होगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आदिवासी सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। उससे आगे उन्होंने सवाल किया कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो एक बार खुद से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रहे हैं, वो खुद से सोचिए कि क्या वो लोकतांत्रिक हैं। इसी कोटेशन का अगला हिस्सा है। वो सवाल करते हैं और फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आर्यों की फौज इस देश में लोकतंत्र को कुचल रही है। लोकतंत्र पर उनके आइडियाज है। रिजर्वेशन की जब डिबेट आती है तो रिजर्वेशन की डिबेट में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर इस देश को तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो इस देश के जो पिछड़े तबके हैं, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, पिछड़े तबके की बात, वो टर्म उनका है, वहां से पिछड़े तबके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिछड़े तबके के लोगों को आपको बराबरी का हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और क्योंकि यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से अधिकांश के पूर्वजों ने इन पिछड़े तबकों के साथ ज्यादती की है, इनका शोषण किया है, तो अगर आप इनको बराबर लाना चाहते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो आपको इसके एक पलड़े को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। और ये जो पूरा का पूरा रक्षण का, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। आदिवासियों का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं इसका खुले दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा फिर भी एक कंसर्न है कि 10 साल में कोई दुनिया जन्नत नहीं बनने जा रही है। आप जो है 10 साल में कुछ नहीं बदलने जा रहा है। 10 साल में इतना क्या होगा? क्या लोग इकोनॉमिकली बहुत साउंड हो जाएंगे? क्या उन तक एजुकेशन पहुंच जाएगी? नहीं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि रिजर्वेशन के साथ साथ उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है
उनको आर्थिक बराबरी भी यहां से सुनिश्चित होनी चाहिए। और अगर आप आर्थिक बराबरी उनके लिए सुनिश्चित करते हैं तब आप उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम वो खुद कर लेंगे, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रिजर्वेशन पे कह रहे हैं। जब मौलिक अधिकारों की बहस शुरू होती है तब मौलिक अधिकारों की बहस में वो कहते हैं कि जमीन पर आदिवासियों का जो मालिकाना हक है उस मालिकाना हक को आप मौलिक अधिकार में आर्टिकल 13 में शामिल कीजिए। लेकिन पटेल के विरोध के चलते वो नहीं हो सका और उसका खामियाजा आज भी इस देश के आदिवासी चुका रहे हैं क्योंकि उनकी जमीनों को छीना जा रहा है। इसीलिए 1948 में और दूसरे एंगल पे वो काम करना शुरू करते हैं, मजदूरों के एंगल पर, और वो आदिवासी लेबर फेडरेशन की स्टैब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ समय बाद जब उनको समझ में आया, आजादी मिली, सारी चीजें हुई, और फिर भी उनको समझ में आया कि ये जो पूरा का पूरा डिबेट चल रहा है, स्टेट्स को बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, तब क्योंकि 1938 में जब अखिल भारतीय आदिवासी महासभा बनाई गई थी, तभी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने आदिवासी बाहुल इलाकों को मिलाकर के एक आदिवासी क्षेत्र बनाने की, एक राज्य बनाने की मांग की थी। उसे झारखंड नाम दिया गया बाद में। वहां से वो डिमांड चल रही थी और उसको लेकर के जैसे ही अभी 1 तारीख गया है, 2 दिन पहले खरसावां वाला जो एपिसोड आप सबने देखा होगा, सरायकेला और खरसावां दोनों झारखंड की रियासतें थी, आदिवासी बाहुल इलाका है पूरा का पूरा, उसे उड़ीसा में शामिल करने का फरमान उनके राजाओं ने दे दिया गया। उसके विरोध में खरसावां में 1 जुलाई 1948 को एक सभा आयोजित हुई और उस सभा में जो है गोलियां चली, हजारों की तादाद में लोग मारे गए। उसकी रिपोर्ट जो थी, बिहार सरकार ने उस समय एक जांच कमेटी बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। सो एक्चुअल डेटा भी नहीं है कि कितने लोग मारे गए, अनऑफिशियल डेटा अलग अलग कहानियां कहता है। उड़ीसा सरकार 22 लोगों का नाम लेती है, बिहार सरकार 48 का जिक्र करती है, द स्टेट्समैन की न्यूज 35 लोगों का जिक्र करती है। कुछ और बाद में जो रिसर्च हुए वो 2000 से लेकर 7000 तक अलग अलग डेटा है, क्योंकि उसकी पब्लिक में कभी रिपोर्ट ही नहीं, कोई एफआईआर नहीं हुआ, किसी पे कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपनी अखिल भारतीय महासभा को झारखंड पार्टी में तब्दील किया, एक पॉलिटिकल फोर्स बनाया, उसको एक पार्टी बनाया, और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया, फिर वो खुद सांसद रहे और वो सारी चीजें हुई। फाइनल 1963 में उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। उसके पीछे भी एक कहानी है, कहानी बस इतनी से वो उसको बता करके खत्म करेंगे कि 1952 में जब ये पहली बार सांसद बने तो इनको जो पर्सनल सेक्रेटरी मिलते हैं तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो पर्सनल सेक्रेटरी इनके बनाया गया जहानारा जयरत्नम को। जहानारा जयरत्नम एक श्रीलंकन मूल की एक विडो थी, सॉरी डाइवोर्स उसने लिया होता, विडो नहीं थी। सो उस महिला ने डाइवोर्स, उनको इनका पीएस बनाया गया, उससे उन्होंने शादी की। शादी के 2 साल बाद ही एक पार्टी के भीतर 2 अलग अलग फ्रैक्शन बनने शुरू हो गए, एक जहानारा जयरत्नम के रूप में और दूसरा जयपाल की लीडरशिप में, क्योंकि जहानारा नेहरू के करीबी जो दोस्त थे, उनकी बेटी थी वो, और वहां से फिर पूरा चलना शुरू हुआ। और उन्हीं के प्रेशर में 1963 में पार्टी का विलय हुआ, जहानारा जयरत्नम कांग्रेस में मिनिस्टर बनी और जयपाल अलग हो गए। तो वो चलता रहा। 1967 में बीमार पड़े, 6 महीने बीमार रहने के बाद उनको पता चला कि वो कोलकाता के नर्सिंग होम में है। तब उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकता है, और फिर वो यहाँ से वापस इंग्लैंड जाते हैं और वहां जाकर के अपनी बायोग्राफी लिखते हैं। और उस बायोग्राफी के नोट्स उस समय वो अपने फ्रेंड्स को वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देकर के आते हैं, जो कि बाद में 2004 में वो नोट्स आते हैं। जैसे ही 70 में वापस आते हैं, तब आते ही उन्होंने घोषणा की कि मैं झारखंड पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा और मैं झारखंड आंदोलन को फिर से जिंदा करूंगा। और इस भाषण के मात्र 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई। तमाम तरीके की शंकाएं हैं
कि भाई उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन मिस्टीरियस कंडीशन में दिल्ली में उनकी डेड बॉडी मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा इनका अपना जो कंट्रीब्यूशन है, इसको जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक सिरे से बहुत प्लान तरीके से उसको साइडलाइन कर दिया गया। वो बहुत जानबूझ के किया गया, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही आप जयपाल सिंह मुंडा को लेकर के बाहर आएंगे, मार्केट में आएंगे, तो किसी न किसी एक पार्टी उसमें उसका जो नेगेटिव रोल है वो सबके सामने आएगा। कई लीडर्स उसमें बेनकाब हो सकते हैं। लिहाजा जिसको आप बार बार कहते हैं कि भाई हिस्टोरियंस ने स्पेस नहीं दिया, किताबों में उसको मौका नहीं मिला, उसकी वजह यही रही। तो ये पूरा का पूरा वो दौर है जिस दौर में इन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, और उसी लड़ाइयों की बदौलत हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस कारवां को आगे लेकर के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।